नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज सबसे पहले मैं आपको मुबारकबाद देना चाहती हूँ। टुडे इज 7 अप्रैल, दैट इज द वर्ल्ड हेल्थ डे। तो आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं वो डॉक्टर साहब खुद हैं, जज साहब भी हैं। तो आइए आज हमसे डिस्कस करते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ डे की क्या मान्यता है और क्यों ये मनाया जाता है। सर वेलकम टू, हाँ सर, डॉक्टर साहब वेलकम टू आवर शो। और बताइए आज सबसे पहले हमारे दर्शकों को कि ये जो वर्ल्ड हेल्थ डे ये क्यों मनाया जाता है। थैंक यू। जैसे आपने कहा, आज एक ऐतिहासिक दिन है दुनिया के स्वास्थ्य के लिए, और विश्व स्वास्थ्य दिवस आज मनाया जा रहा है, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे। और ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये सौजन्य है, जिसकी तरफ से पूरी दुनिया भर में ये मनाया जा रहा है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 1948 में इस्टेब्लिश हुई थी, और उनकी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में ये डिसीजन लिया गया था कि हर साल हम लोग 7 अप्रैल को वर्ल्ड हेल्थ डे मनाएंगे। तो 1950 में पहली बार दुनिया भर में ये एक बहुत ही ऐतिहासिक स्वास्थ्य की दृष्टि से वर्ल्ड हेल्थ डे मनाया गया। और इसका मकसद यही था कि लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना, और पर्टिकुलरली जो लोगों की उस वक्त मृत्यु दर दुनिया में बहुत ज़्यादा था, चाहे वो मैटरनल चाइल्ड हेल्थ का मृत्यु दर था या कॉमन मैन का। तो इसीलिए ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ये दिन मनाने का फैसला किया। सर हम देखते हैं कि हर बार सर एक ना इनका थीम होता है, तो इस बार का थीम क्या है। इस साल का थीम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसका थीम है हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर। फोकस है मैटरनल हेल्थ, चाइल्ड हेल्थ। वो इसलिए है हेल्दी बिगिनिंग्स, यानी कि जब एक गर्भाधारण होता है और एक बच्चा पैदा होता है, जब बच्चा पैदा होता है अगर वही हेल्दी बिगिनिंग होगी तो वही बच्चा आगे जाके हमारा फ्यूचर बनेगा। तो इस साल का ये थीम चुनने का मकसद यही था। आपने देखा होगा वैश्विक स्तर पे दुनिया भर में इस वक्त वॉर सिचुएशन चल रही है, पर्टिकुलर यूक्रेन इजराइल वॉर है, हमास यूक्रेन और रशिया वॉर है, हमास इजराइल वॉर है, और वॉर है। और इस वॉर में देखा था हमने बहुत दर्दनाक वीडियो भी देखे, जहां की ऊपर से बम पड़ रहा है और नीचे डिलीवरीज हो रही हैं। तो इसी तरह दुनिया में क्राइम रेट बहुत बढ़ गया है, और काफ़ी पोल्यूशन लेवल काफ़ी बढ़ गया है दुनिया में। तो इस चक्कर में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है मदर चाइल्ड हेल्थ। तो इसी के नजर रखते हुए ये दिन चुना गया। और एक जैसे आपके इंटरेस्ट की बात करूंगा, ये जो थीम था हेल्दी बिगनिंग्स होपफुल फ्यूचर और मैटरनल चाइल्ड हेल्थ, ये अमेरिकन बार एसोसिएशन ने 2009 में एक मैनुअल बनाया था जजेस के लिए। मैनुअल था चाइल्ड सेफ्टी, ए गाइड फॉर जुडिशियल एंड अटॉर्नीज। तो ये गाइड में ये वर्ड यूज किया था एक दो बार, हेल्दी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर। तो उस वक्त ये था, तो शायद उसके वो भी एक WHO का एक रेफरेंस रहा होगा कि ये इस साल का थीम रहेगा। तो अगर मैडम कहेगी तो इसके बारे में मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि ये क्या है जो डॉक्टर कहना चाहते हैं जी। जो ये क्या है, ये वो है। देखिए, कोई भी थीम होती है कहीं से आती है, आइडिया आता है। जैसे चाइल्ड कस्टडी के केस नहीं होते मैट्रिमोनियल कोर्ट में, जैसे उसमें एक वेलफेयर, आपने एक सेक्शन पढ़ी होगी, है ना, गार्डियन एंड वार्ड एक्ट में, जो सेक्युलर है हर एक को एप्लीकेबल है ना। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड। उसका साइकोलॉजी ये नहीं देखना कि माँ के पास जाए बाप के पास, ठीक है। मेटर्निटी एक हमारा हिंदू मिनोरिटी अडॉप्शन एक्ट है, उसमें है चीज बच्चे की अगर एज 5 साल के छोटा है तो माँ के पास, क्योंकि उसका ये केयर चाहिए, मदर केयर चाहिए। तो मदरहुड का पार्ट भी है, वो उसको भी चाहिए और उसको भी। उसके बाद जो वो एक्ट कहता है, उसके बाद बच्चा आगे कहते। लेकिन जो गार्डियन एंड वार्ड है उसमें इम्पॉर्टेंट यह है कि बच्चा अगर माँ के पास रहेगा, जब बाप के पास रहा, तो उसके लिए क्या वेलफेयर है, उसकी साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट है, क्या वो बच्चे को पढ़ा सकती है, इकोनॉमिक उसका स्टेटस देखेंगे। अगर बाप पढ़ा सकता है, कंट्रीब्यूट कर सकता है, और फिर क्या करते हैं हम, कस्टडी हो सकता है। एक और मैं अक्सर आपके लिए ओवरऑल वेलफेयर, हाँ ओवरऑल वेलफेयर एक और है। फिर क्या करते हैं, एक बैलेंस तक करते हैं। ठीक है, बच्चा माँ के पास रहा, बाप के पास रहा, कुछ कारण है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, उसके जो ग्रैंड पेरेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो मैटरनल वो भी हो जाते हैं, माँ की तरफ से भी हो जाते हैं, बाप की तरफ। कुछ सिचुएशन एक तो आ जाता है कि भाई ये देख लो कि बच्चे की कस्टडी परमानेंट एक पास रहेगा, दूसरा सुना करना बैलेंस उसके विजिटेशन राइट। तो ये एक वही है जो थीम आपने बताई कि हमें चाहिए
की जो बिगिनिंग बच्चे का ही इंटरेस्ट जो चाइल्ड हेल्थ, आज चाइल्ड हेल्थ की बात है, हमने चाइल्ड वेलफेयर की बात की, जो बच्चा कस्टडी में रहा। मुझे लगता है ये आइडिया, ये थीम वहीं से ली है। कंसर्न हमारा है जहां मदर भी इन्वॉल्व है, और मदर भी इन्वॉल्व होती है वेलफेयर, फादर भी इन्वॉल्व होता है, तो फैमिली है ना, और उसके ग्रैंड पेरेंट्स भी होते हैं, और जो माँ की तरफ से होता है नाना नानी, वो भी इन्वॉल्व होते हैं। इसकी एक बात होगी जो ये हमने इधर कर लिया। बाकी लीगल प्रोविजन, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन आप पूछेंगे तो उसके बारे में भी आप अभी डॉक्टर साहब से आगे पूछे। डॉक्टर साहब, जैसे आज मदर हेल्थ की, बच्चों की बात की जा रही है, तो ये तो मुद्दा बहुत पुराना है, थीम आज की है पर मुद्दा बहुत पुराना है कि अगर एक माँ का गर्भ और माँ अगर स्वच्छ रहेगी तो आगे परिवार भी फला फूला रहेगा। तो मदर की हेल्थ को लेकर हमारी सरकार की तरफ से क्या स्कीम्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए? इससे पहले एक मैं थोड़ा आंकड़े बताऊंगा, फिर मैं आपकी बात का जवाब दूंगा। देखो, मदर हेल्थ का ये सीन है कि 3 लाख औरतें जो हैं प्रेगनेंसी रिलेटेड डेथ्स होती हैं पर ईयर। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। और 2 मिलियन बच्चे जो हैं इन्फेंट्स डेथ होती है, यानी कि 1 साल से पहले डेथ होती है 2 मिलियन, और 2 मिलियन बच्चे ही न्यू बॉर्न स्टिल बर्थ होते हैं। सिमिलरली 5 साल से नीचे डेथ भी सिमिलर ही है 2 मिलियन। तो ये सारे आंकड़े देखते हैं। और इंडिया की बात करूं तो इंडिया में एनुअली 24,000 औरतें, 24,000 वुमेन प्रेगनेंसी और चाइल्ड रिलेटेड के साथ उनकी डेथ होती है। तो अब आपके प्रश्न पे आऊंगा कि इन चीजों को कैसे बचाया जाए और सरकार की क्या योजनाएं हैं जो कॉमन आदमी को पता होना चाहिए और हमारे हेल्थ स्वास्थ्य कर्मियों को भी पता होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बड़ी पुरानी योजना है जननी सुरक्षा योजना। तो जननी सुरक्षा योजना एक कैश बेनिफिट था उस जमाने में, कि आज से 10-15 साल पहले 2009 के आसपास ये स्कीम आई थी। तो हॉस्पिटल में डिलीवरियां नहीं होती थी, और पुराने आंकड़े कहते हैं 38% डिलीवरी जो हॉस्पिटल में होती थी, बाकी घर में होती थी। और आज स्टैटिस्टिक्स ये है कि 90% इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हो रही हैं, और बड़ी कम हो रही हैं, लेस देन 10% जो हो रही हैं घर में या किसी दाई के पास होती हैं। तो मकसद यही था कि लोगों को हॉस्पिटल की तरफ खींचना। तो ये स्कीम क्या थी कि जो रूरल एरिया में जो औरत हॉस्पिटल में डिलीवरी कराएगी उसके डीबीटी डायरेक्ट अकाउंट के ट्रांसफर में 1400 रुपया उसके डिपॉजिट हो जाएगा, और अर्बन सेटअप में 1000 रुपीज। उसके बाद अगली स्कीम आई जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, क्योंकि वो स्कीम काफी नहीं थी। और इसमें क्या है, हॉस्पिटल में कैशलेस डिलीवरी, ट्रांसपोर्ट सर्विस फ्री है, बच्चे की पूरी केयर है, डाइट वहां से, दवाई वहां से। तो जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, तो ये जिसको JSSK भी कहते हैं, तो ये योजना भी काफी लाभदायक है, और पूरे सरकारी हॉस्पिटल में सारा कुछ फ्री होता है। और इसके बाद अगली स्कीम आई, जब इसमें भी कुछ खामियां नजर आई, वो थी सुरक्षित मातृत्व आश्वासन। तो यहाँ पर थोड़ा लीगल सेक्शन इन्वॉल्व हो जाता है कि गवर्नमेंट की पॉलिसी की 0 टॉलरेंस 0 कॉस्ट, कहीं भी कुछ इसके खिलाफ होता है तो सरकार एक्शन ले सकती है हॉस्पिटल के खिलाफ, अगर सरकारी में कुछ कोई भी चीज बाहर से लानी पड़े। और एक और उसके बाद अभियान आया प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान योजना। इसके तहत क्या हो रहा था कि हर महीने, अभी भी ये चल रही है, 9 तारीख को हर महीने एंटीनेटल चेकअप होता है कंपलसरी। उस दिन लाइन लगी होती है हॉस्पिटल में, और उसी दिन आशा बहनें घर घर जाके जो प्रेग्नेंट और उनका हालचाल पूछती हैं। तो ये जो स्टैटिस्टिक्स हैं, हर औरत को प्रेगनेंसी के दौरान कम से कम 4 एंटीनेटल चेकअप होने चाहिए गायनेकोलॉजिस्ट से या फीमेल मेडिकल ऑफिसर से। और जो आंकड़े हैं इस वक्त जो है 66% जो एंटीनेटल चेकअप 4 हो रहे हैं। तो हमें ये इंप्रूव करने की जरूरत है। और उसके बाद इसको भी इंप्रूव करने के लिए कि ऑड आवर्स पे गायनेकोलॉजिस्ट नहीं होती, डॉक्टर भी नहीं होता, तो एक दक्षता कार्यक्रम गवर्नमेंट ने किया। दक्षता कार्यक्रम क्या है, एक सिंपल MBBS डॉक्टर को एक बड़े हॉस्पिटल में ट्रेनिंग दी जाती है 3 मंथ्स की, ताकि वो फुल फ्लेज गायनेकोलॉजिस्ट की तरह काम कर सके और उसकी दक्षता आ जाए उसमें। और एक और इनिशिएटिव है लक्ष्य इनिशिएटिव। गांधीनगर में मैं था, मैंने वहां भी हमने ये लक्ष्य सर्टिफाइड हॉस्पिटल बन गया। लक्ष्य इज लेबर क्वालिटी अश्योरेंस। तो लेबर रूम की जो क्वालिटी मैटर करती है, अगर वहां की क्वालिटी, OT रूम की जो क्वालिटी अच्छी नहीं होगी, तो आपने देखा हॉस्पिटल में जब पैदा होते बच्चे को जो इंट्रानेटल केयर होती है उसमें कॉम्प्रोमाइज हो जाता है। इंट्रानेटल केयर, बच्चे को उसी वक्त रिससिटेशन करना होता है, बच्चे को उसी वक्त एक पीडियाट्रिशियन देखना, ये सारी चीजों को इंप्रूव करने के लिए लक्ष्य सर्टिफिकेशन की है। और अब सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट की तरफ जाऊंगा,
ICDS एक बहुत बड़ा ICDS में आंगनवाड़ी जो सेंटर्स होते हैं वहां पर भी प्रेग्नेंट मदर्स और बच्चों को मेल न्यूट्रिशन के लिए ये सारा पोषण दिया जाता है, प्रोग्राम हो जाता है। और एक स्कीम जो है, ये तो हेल्थ की स्कीम थी, एक वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट की तरफ से भी अभी लेटेस्ट स्कीम आई है कुछ साल पहले, वो है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। तो प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत जो भी डिलीवरी होती है फर्स्ट 5,000 रुपया इन इंस्टॉलमेंट्स उनको दिया जाता है। लेकिन मिशन शक्ति के तहत ये जो योजना थी 2.0 स्टार्ट हुई आज से कुछ साल पहले, ताकि जब दूसरी बार गर्ल चाइल्ड होती है उसके लिए अलग 5,000 रुपया इंसेंटिव है। तो ये कुछ स्कीमें थी जो मैंने आपको बताई, जो कि सरकार कर रही है। विद ड्यू परमिशन मैं मैडम को मैं कहूँगा ये पूछो डॉक्टर साहब, जो हम डिस्कस करना है, हमें डिस्कस करना चाहिए सभी को बात, ये इतनी स्कीमें, इतना इंस्टीट्यूशनलाइज जो हो गया है, ये जो भी है कि आप डिलीवरी है, नेटल भी है, नेटल भी है, उसके बावजूद जो इन्होंने डाटा बताया है कि भाई इतनी मौतें हो रही हैं, जो मॉर्टेलिटी रेट जो है जो इंडिया में वर्ल्ड लेवल पे जो आपने बताया, ये डॉक्टर साहब और मैडम भी बताए क्योंकि आप भी एक्सपीरियंस है, आप इसमें थोड़ा सा बताइए जी क्या है, क्यों है, फिर हम डॉक्टर साहब को पूछें क्योंकि ये एक्सपीरियंस है, थोड़ा सा ऐसे डिस्कस करेंगे। मैं एज अ लेमैन मुझे लेमैन क्या देखते हैं, क्या मामला है? मुझे ये लगता है कि कई बार जो इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे बात की जा रही है, कई बार जो डॉक्टर्स को पता नहीं चलता, और कई बार जो अवेयरनेस नहीं है लोगों को, पॉवर्टी है और कई बार अवेयरनेस नहीं। इतनी स्कीम्स जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, तो मुझे लगता है कि जितने भी हमारे अर्बन रूरल जितनी भी महिलाएं हैं वर्कर लेवल्स की, उनको ये स्कीम्स लेनी चाहिए। हम जैसे अपने वर्कर्स को ही देखते हैं, कभी होम डोमेस्टिक हेल्पर्स को, तो एक बार में उनसे पूछते हैं कि तुम्हारी डिलीवरी को कितना टाइम हुआ, तो कोई कहते हैं 15 दिन हुए, तो शी स्टार्टेड वर्किंग 15 डेज, सो दैट इज अ लैक ऑफ नॉलेज। लेबर क्लास है। हाँ, तो 15 दिन में उठ के वो काम करने आ रही है, तो वो कितना ही ध्यान अपनी हेल्थ का रख रही है और कितना ही अपने बच्चे का दे, है ना। और उसके बाद साल में चार मतलब चार नहीं, हर 4 साल में 4 बच्चे पैदा हो रहे हैं, तो ये दिस इज लैक ऑफ अवेयरनेस, ठीक है। उसके बाद उनको ये नहीं पता कि हमें कितनी दवाई लेनी है, कैसी मेडिसिन लेनी। जैसे हम जैसे जाते हैं, हम प्राइवेट हॉस्पिटल जाते हैं, तो हमें स्टार्टिंग से ही जो है आयरन कैल्शियम का कोर्स दे दिया जाता है। इट इज फॉर द बेनिफिट ऑफ मदर एज वेल एज फॉर द बेनिफिट ऑफ द अनबॉर्न चाइल्ड, यस। तो इसलिए ताकि उसकी भी हड्डी और हमारी भी, तो मुझे नहीं लगता कि इन जो ये लेडीज हैं ये कुछ ऐसा ले रही हैं। अनीमिया डॉक्टर साहब जी भी हम जो करते जाएंगे, आपको सभी का जवाब देंगे, हम जो बातें करते जाएंगे, ठीक है, चाइल्ड हेल्थ में कवर कर लेंगे, है ना। ये अनीमिक भी जो बातें होती हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर की बात मैं ऐसे कहूंगी कि कई बार आप देखें बच्चे को नीको चाहिए, नीको इज नॉट अवेलेबल, डॉक्टर्स आर नॉट अवेलेबल, तो ये बहुत मुश्किल हो जाती है। कुछ जो मैं एज अ लेमैन में देख रही हूँ। चलो अभी ये हमने बात की ना, तो हमने उस पे भी आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स पे भी क्या है, इस पे बात ये फिर हमने जो बात की एज लेमैन जान क्यों होती है, तो आपने डाटा दिया। सबसे पहले लोगों को पता होना चाहिए मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या है, जिसकी बात कर रहा कि 24,000 औरतें इंडिया में डेथ होती है। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट की डेफिनेशन थी नंबर ऑफ वुमेन हु आर डाई पर लाइव 1 लाख लाइव बर्थ। अगर 1 लाख लाइव बर्थ होते हैं, जिंदा बच्चे होते हैं, उस पर कितनी औरतों की डेथ होती है प्रेगनेंसी में। तो ये आंकड़े मैंने बताया, इंडिया में जो आज से 2017 में 103 था, इस वक्त अराउंड 97 है। तो 97 औरतों कम हो रहा है, अभी भी 97 डेथ्स होती हैं 1 लाख लाइव बर्थ्स पे। तो ये मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है। इसके कारण क्या है? आज जैसे आपने बताया अनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी, पॉवर्टी की बात करूंगा, सबसे ज्यादा मैटरनल मोर्टेलिटी रेट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में है कि असम में हाईएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, और सबसे बड़ी बात केरला जो सबसे लिटरेट स्टेट इंडिया में सबसे लोएस्ट मैटरनल मोर्टेलिटी रेट है। और सबसे मुबारक की बात है केरला के लिए कि केरला का मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यूएसए यानी कि अमेरिका से भी कम है, मतलब वहाँ पे अवेयरनेस है। बिल्कुल, तो वहाँ अमेरिका से भी कम है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो कैसे हम लोग लिटरेसी लेवल, पॉवर्टी और इन चीजों से हम लोग मतलब कैसे बढ़ जाता है। और कुछ 3 डिलेज होते हैं जिसकी वजह से डेथ होती है। 3 डिलेज, पहला डिले ये है जैसे हमने बताया, लोगों में अज्ञान था, लोगों को पता ही नहीं है कि हमें डॉक्टर को चेक कराना है, ये नहीं कराना, और जब डिलीवरी होती है उसको भागते हैं आगे पीछे और लास्ट स्टेज में हॉस्पिटल पहुंचते हैं। दूसरा डिले होता है कि पता है हॉस्पिटल भी जाते हैं लेकिन पहले घर में ही ट्राई करते रहते हैं, और लास्ट स्टेज जब हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो पेशेंट जो गैस कर रहा होता है। ये लोगों से अवेयरनेस है। जैसे ही
आपने 4 एंटीनेटल चेकअप कराए, जैसे आपके चौथे चेकअप पे डॉक्टर बोले उसी वक्त एडमिट हो जाइए हॉस्पिटल में, तब ये प्रॉब्लम सेकंड डिले नहीं होगा। और तीसरा डिले जो है कि हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी कुछ गड़बड़ होती है, जैसे हॉस्पिटल में पेशेंट आए वहां पर जो डिले होता है, वहां पर डिले कैसे होता है, अर्बन सेटअप में नहीं होता, जीएमसी या एम्स वगैरह में नहीं होगा, क्योंकि तो राउंड द क्लॉक पीजीज रजिस्ट्रार्स होते हैं। कहां पर होता है, पीएचसी लेवल पे, एक सीएचसी लेवल पे होता ये है कि पूरे सीएचसी में या एक गायनिकोलॉजिस्ट होते हैं 24/7, उसके लिए पॉसिबल नहीं, ओपीडी भी देखनी है। रात को 12 बजे कोई लेबर पेन्स लेके आया और पेशेंट सीरियस है, जब तक उसको कॉल जाती है, जब तक घर आती है तो मामला बिगड़ गया होता है, तो डिले हो गया होता है। तो ये कुछ चीजें हैं जिसको नाउ कमिंग टू द लीगल साइड, लीगल एस्पेक्ट, कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने, हमारे कानून ने हमें क्या हेल्दी राइट्स दिए हैं रिलेटेड टू आवर हेल्थ, तो बताएं आप। बस यही है, देखिए हम आर्टिकल 21 तो बेसिक राइट है ना, राइट टू लाइफ, राइट टू लाइफ है, right to और health. डिग्निफाइड लाइफ है, उसमें हेल्थ भी जो Yes. सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स आई हैं, जो हमारा ये बंधुआ interpretation मुक्ति है, मोर्चा जो आपने यूनियन आप ऑफ पढ़े इंडिया, थे कि भाई हर एक को लेबर क्लास हो, दूसरा भी है, और जो कह रहे थे कि जैसे कि आप उसी वक्त मतलब उसको अपॉर्चुनिटी नहीं है। जो मैटरनिटी लीव मैंने आपसे हाँ, बात की कि मैटरनिटी लीव का जो कंसेप्ट है दैट 6 मंथ्स 6 months जो है देनी चाहिए। तो जब हमने बात की लेबर क्लास की, जो 15 दिन में उठ के आ जाती है, 15 नहीं मैडम, मैंने 10 दिन में भी हो देखा है जाती कि है। डॉक्टर साहब बताएंगे, डॉक्टर एक्सपीरियंस होगा, हम जो देखते हैं ये तो 2-4 दिन में आ जाते हैं और इनको छुट्टी भी लेते हैं। प्री नेटल केयर और बच्चा पैदा करना, उसको ब्रेस्ट फीड करना है, वो आप पूछेंगे ना Yes. डॉक्टर क्या फायदे क्या नहीं, और जी तो इमीडिएट उसमें आ जाते हैं। तो इस क्या चीज ये को भी yes. देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कहता है, आर्टिकल आप पहले तो आ गया हमारा फंडामेंटल राइट कि हेल्थ केयर जो हमारा एक फंडामेंटल राइट बन चुका है। जैसे आज जो हम बात कर रहे हैं जे वीमेन, अदरवाइज भी मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर है, सोशल वेलफेयर है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, तो जो आर्टिकल 21 में जजमेंट्स आई हैं तो उसमें बहुत है कि हेल्थ केयर रखना है, हर एक रखना है, और इसमें तो स्पेशल, और जो WHO भी इसको रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है, मैनेज करता है। और तीसरी बात जो मेन है, जो हमारे जो राइट्स हैं पब्लिक पॉलिसी की, उसमें भी वैसा ही है कि एक तो न्यूट्रिशन जो है प्रॉपर होनी चाहिए, तो उसमें भी इनका भी राइट है न्यूट्रिशन। जैसे आप देख लीजिए आंगनबाड़ी को मतलब वो इंस्टीट्यूट बनाए बच्चों को फीड करने के लिए, मिड डे मील आया, बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे, चलो वहाँ पे स्कूल में बच्चे हैं, आज डाइट मिलेगी, और आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो भी इंक्रीज होती है, डिग्निफाइड लाइफ होनी चाहिए, और हेल्थ केयर उसमें, और बहुत से कानून हैं। आपने बात करी थी एक बात, राइट जो वुमेन कहती है कि उसको राइट ऑफ प्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, ये जो आपने कहा 4-4 बच्चे पैदा कर देते हैं, जैसे आपने डिस्कस किया, इस पे भी उसको राइट होना चाहिए और इसको रेगुलेट करना चाहिए। जो सबसे जो प्रॉब्लम है हमारी पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन हो रहा है, और मतलब वो क्या कर रहे हैं आप, ये जो आपने कहा लेबर क्लास भी पैदा कर रहे हैं, वर्क फोर्स ही पैदा कर रहे हैं, लेकिन उनकी हेल्थ देखो। आज डॉक्टर साहब से ये भी पूछेंगे, डॉक्टर साहब ये बताइए, हम मैडम को मैं आगे जा बीच में प्रोटोकॉल तोड़ा हूँ, ये बताइए कि भाई जो लेबर क्लास है, जो वर्क फोर्स है, जो हमारे काम करती है, इनकी एज कितनी है, लाइफ कितनी है, लाइफ स्पैन, ये भी आपने डेफिनेटली सर। जब कई बार हम देखते हैं वीमेन का भी दूसरा पेशेंट्स आते हैं क्लिनिक में, तो जब हम उनसे एज पूछती हैं तो मेरे को लगता है इसकी एज शायद 50 साल होगी, जब पूछते हैं तो एज 30 साल होती है। सो कैसे जो तपती धूप पे जो काम करते हैं पर्टिकुलर प्रेग्नेंट वुमेन, और उनके बच्चे वहाँ मिट्टी में खेल रहे होते हैं, डिस्पाइट दैट उनका इम्यून स्टेटस हम लोगों से बेटर है, लेकिन एनीमिया और मेल न्यूट्रिशन वो तो है, और प्रॉपर मेडिकल चेकअप वो तो चाहिए, क्योंकि कुछ हाई रिस्क प्रेगनेंसीज होती हैं। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज आप चेकअप से ही कर सकते हैं, प्रीनेटल केयर होता है। हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को डॉक्टर जांच करेगा, वो कहीं भी समाज में हो सकती है, तो वो आइडेंटिफाई करना बड़ा जरूरी है। तो हमारा उनको भी ये एक मैसेज जाना चाहिए कि एटलीस्ट आजकल तो 4 एंटीनेटल चेकअप फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अगर नहीं तो आप अपने आशा बहन से भी आप लेजन रखें, आशा बहन भी आपको प्रॉपर्ली गाइड करेगी, वो भी एंटीनेटल चेकअप के साथ जाती है 9 तारीख को हर महीने। मैंने बताया ना आपको 9 तारीख को होता प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, और इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट है उनके लिए। और दूसरा सबसे बड़ी मैं बात बताऊं
तीन हमारे जो मेडिकल कॉजेज हैं डेथ के क्यों हैं, 47% जो कारण है ब्लीडिंग। ब्लीडिंग इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ डेथ जो होता है, चाहे वो प्रेगनेंसी से पहले ब्लीडिंग होती है, चाहे प्रेगनेंसी के दौरान होती है, डिलीवरी के दौरान होती है, या डिलीवरी के बाद। वो डॉक्टर साहब क्या कारण है? क्योंकि हाई रिस्क प्रेगनेंसीज नहीं होती हैं, अनीमिया बड़ा कॉमन होता है, और प्रॉपरली उसको सिजेरियन सेक्शन नहीं मिल पाता। वो ये रहा है कि जहां पर सिजेरियन सेक्शन चाहिए वहां पर नहीं हो रहा है, और जहां पर चाहिए वहां पर नहीं हो रहा है। सो ये मैं डॉक्टर साहब रोकूं उसमें, बिल्कुल इसका मतलब है कि जो नर्सिंग होम्स हैं, जहाँ डॉक्टर जो प्रोफेशनल डॉक्टर्स हैं, वहां पे सिजेरियन ऑपरेशन होते हैं, डिलीवरीज होती हैं, और यहाँ पे जो आप कह रहे हो, आप एक अवेयरनेस ये भी बात बड़ी सकता आपने बड़े पते की बात आंकड़े बताता हूं, वहां खर्चा नहीं कर रही है। जम्मू और श्रीनगर सिटी की बात कर रहा हूँ, 90% 95% जो प्राइवेट नर्सिंग होम्स या हॉस्पिटल्स में 95% सिजेरियन सेक्शन होते हैं, सिर्फ 5% जो है वो डिलीवरीज हो रही है। वो भी बोलना पड़ता है, वो भी बोलना पड़ता है कि हमें नॉर्मल करवानी है, वो नहीं मानते हैं। तो डॉक्टर साहब अगर नहीं मानते हैं, पता क्या होता है, मैं आपको क्या होता है प्राइवेट नर्सिंग होम वाले क्या करते हैं, उनको क्या करना होता है, जैसे 10-11 बजे तक देखते हैं लेबर पेन, उसके लिए वेट करना पड़ता है। जैसे मैंने दक्षता अभियान है, जैसे मैं गांधीनगर हॉस्पिटल सुपरिटेंडेंट था, मैंने एक नया इनिशिएटिव स्टार्ट किया कि जो नर्स वहां पर, जो लेबर रूम की नर्स, उसके दौरान नॉर्मल डिलीवरी होगी, उसको हमने हमें उन्हें लक्ष्य, हमें वॉरियर्स करके हमने सम्मानित किया। मैंने लक्ष्य उससे क्या हुआ, जब मैं गांधीनगर हॉस्पिटल ज्वाइन किया, वहां 50% वहां पर सिजेरियन सेक्शन रेट था। जब मैं वहां पर रिटायर होकर आया तो 36% रह गया था। तो हमने उन नर्सों को किया, नर्स जो होती है लेबर रूम की डिलीवरी, वो बेटर ट्रेंड हैं नॉर्मल डिलीवरी करने में। वो डॉक्टर सोचते कौन वेट करे, रात को 2 बजे नींद प्यारी है, 10-11 बजे क्या पेशेंट के पास जाएंगे। आपको मैं बता रहा हूँ कि प्राइवेट नर्सिंग होम में 10-11 बजे जाएंगे, देखो जी बच्चे को फीटल डिस्ट्रेस हो गया है, कॉर्ड अराउंड द नेक है, बच्चे ने पॉटी करनी है, बिकोनियम हो गया, सिजेरियन करना पड़ता है, लोग घबरा जाते हैं। लेकिन हॉस्पिटल में ऐसा बड़ा कम होता है। तो मैं इसलिए कहूंगा कि हाई रिस्क डिलीवरीज जो हैं बेटर है प्लान्ड डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, मेडिकल कॉलेज, जीएमसी या एम्स वगैरह में करवाएं, कि वहां पर आपको आपका नॉर्मल डिलीवरी रेट ज्यादा है एज कंपेयर टू सिजेरियन सेक्शन। तो ये बात आ गई डॉक्टर, अभी क्यों सिजेरियन कराना पड़ता है? एक तो ये आपके वाकई प्रोफेशनल नर्सिंग होम, दूसरा है क्या आप ये बताइए, जो आम गांव की है जिसको सब कुछ मिलता है, प्रीनेटल फर्स्ट क्लास है, उसको क्या, जो पहले हमारे 5-5 बच्चे होते थे, 10-10 बच्चे पैदा करती थी, और कोई सिजेरियन का कोई पैसा नहीं था, नेचुरल डिलीवरी होती थी, वो क्या समझते हैं कि अभी नहीं हो सकती क्या? पहले इसका मैं एक जवाब दूंगी, एज अ वुमेन, एज अ मदर, एंड मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बताती हूँ कि मैंने, माय 2 बेबीज आर देयर एंड बोथ आर नेचुरल, आई हैव नॉट गॉन थ्रू द सिजेरियन। ये बताइए डॉक्टर साहब। सो रीजन बीइंग इज कि मेरी मदर हैव फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग शी टोल्ड मी कि दिस इज नेचुरल और आपको ये करना है, ठीक है। बट मेरी फैमिली में एवरीबॉडी हैज गॉन थ्रू सिजेरियन। क्यों? इसका एक रीजन ये है कि कई बार हाई रिस्क तो होता है, कई बार लड़कियां खुद पेन जो है वो लेना नहीं चाहती, 9 घंटे की, 10 घंटे की पेन ऑन डिमांड। ये मेरा जो आपने जो बताया, ये बिल्कुल 100% सही है। क्योंकि क्या होता है कि कोई औरत कहती है कि मैंने लेबर पेन्स नहीं लेना चाहती, जब वो हॉस्पिटल में किसी डॉक्टर को बोलेगी वो नहीं मानेंगे, वो कहेंगे भाई हम आपको नहीं कहेंगे कि आपके लेबर को बचाने के लिए करेंगे। लेकिन प्राइवेट नर्सिंग होम में ये काम करवा सकते हो, आपको लेबर पेन्स नहीं लेनी है, दर्द से बचना है। लेकिन उसके लिए भी मैं लोगों को कहूंगा कि आजकल पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी भी हो गई, जिसको एपिड्यूरल एनेस्थीसिया देके कई सेंटर्स में कर रहे हैं। जैसे इंजेक्शन लगा रही जाते हैं पेरी एनल एरिया में, और फीमेल को बड़ी कम पेन होती है नॉर्मल डिलीवरी में। तो लोगों को मैं एनकरेज करूंगा कि नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएं। ये प्लीज रिपीट कर दे दर्शकों के लिए, नॉर्मल डिलीवरी की सिस्टम, पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी, ये एपिड्यूरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, लोकल एनेस्थीसिया होता है, जिसमें कि आजकल बड़ा सेंटर्स में हो रहा है, जीएमसी में भी, मेडिकल कॉलेज में, जम्मू में भी है, स्टार्ट हुआ है। तो ये पेनलेस नॉर्मल डिलीवरी भी पॉसिबल है आजकल। आप डिमांड करेंगे तो हो सकता है। तो दूसरा सबसे बड़ी बात है 9 मंथ्स में फीमेल्स का जो एटीट्यूड है मॉडर्न का, तो बहुत ही नेगेटिव है। वो शुरू से उन्होंने माइंड सेट किया है फर्स्ट वहां से, मैंने सिजेरियन नहीं करवाना है। और एक और बड़ी बात है, हिंदू धर्म की बात करूंगा, लोग क्या कहते हैं, हमारे पास आज पत्री लेके आते हैं जी
उस दिन उसकी Sir, I was about to ask, इस दिन करवाएं या उस दिन करवाएं, कौन से टाइम पे करवाएं? जब एक MCP कार्ड, मदर चाइल्ड कार्ड बनता है हॉस्पिटल में, उस पे लास्ट डेट LMP लिखा जाता है, लास्ट मेंस्ट्रुअल डेट, और एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी लिखी जाती है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ 40 वीक्स का टाइम देखकर, एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी फॉर एग्जांपल किसी की 14 अप्रैल आ रही है, तो हफ्ता पहले ही डॉक्टर के पास जा सकता। 14 तो गंड मूल है, उस दिन ये है, उस दिन पुष्य नक्षत्र है, उस दिन राहु काल है इस वक्त, और इतना ज्यादा डॉक्टर्स को परेशान करते हैं कि उस दिन हमने ऑपरेशन कराना, तो उस केस में सीजरियन नहीं होगा, तो वो एक दिन पहले सीजरियन करवा लेते हैं, एक दिन बाद में सीजरियन करते हैं। वो लोगों को अपने रिलीजियस वहम को दूर करने के लिए अपनी वाइफ का वो सीजरियन कराओ। वाइफ खुद इंटरेस्टेड है कि गंड मूल में मेरा बच्चा नहीं होना चाहिए, नील नक्षत्र पहना। सो दिस इज सॉर्ट ऑफ ये पढ़े लिखे मूर्खों की बात कर रहा हूँ। हम लोग पढ़े लिखे मूर्ख जो अर्बन सेटअप से आते हैं, उनको ये गंड मूल का प्रॉब्लम है। गाँव में ऐसा नहीं है, वो बेचारे कहते हैं बच्चा पैदा हो किस तरह अच्छी तरीके से, उनको तो सीजरियन सेक्शन की मिल पाती है। हम लोग सिटी के लोग ऐसा आते हैं हमारे पास कि हमारे जो दादी ने बोला उसमें गंडमूल नक्षत्र है, तो ये एक नेगेटिव। मैडम जी अभी थोड़ा इनसे पूछो कि जो सर ये इंटरेस्टिंग चल रहा था, तो आप सर और ऐसे मिथ बताएं, एक्चुअली जो मिथ्स हैं बट बेसिकली वो एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि ये आपने उनका साइंटिफिक कोई लॉजिक नहीं है। देखिए सबसे बड़ा एक मिथ लोगों का कि लास्ट मंथ में हम लोग औरतों कहते हैं कंप्लीट रेस्ट करो, नहीं, हम सिर्फ फर्स्ट 3 मंथ्स में ही कंप्लीट रेस्ट पे होते हैं, क्योंकि वहां पर क्या होता है कि थोड़ा सा एबॉर्शन के चांसेस होते हैं। लास्ट मंथ में जितनी औरत पोछा लगाएगी उतना चांस है कि बच्चा डिसेंट होगा नीचे, पेल्विस में आएगा, नॉर्मल डिलीवरी की तरफ जाएगा। जितना लास्ट मंथ में औरत लेटी रहेगी तो उसका सिजेरियन होना ही होना है। तो लास्ट मंथ में फिजिकल नॉर्मल तरीके से जितनी डॉक्टर एडवाइस करें, फिजिकल एक्सरसाइज करें, कुछ नॉर्मल सी एक्सरसाइज होता है जिससे कि बच्चा जो है पेट से निकल के हमारे पेल्विस के अंदर डिसेंट होगा। जब डिसेंट होगा तो नॉर्मल डिलीवरी होगी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट लोगों के लिए ज्ञान है, मिथ है, और कई मिथ हम लोगों को फेस करने पड़ते हैं लोग इस चीज के लिए, जैसे आपने बताया। तो मुझे लगता है हम चाइल्ड हेल्थ की तरफ ही जाएं थोड़ा। वही मैं कहना, ब्रेस्ट फीडिंग, जैसे हम ये बात कर रहे थे कि ब्रेस्ट फीडिंग से मुझे लगता है ये शायद हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, बच्चे का भी राइट है टू हैव द ब्रेस्ट फॉर 6 मंथ्स एटलीस्ट। तो ये 6 मंथ्स के लिए जो है, कई लोग जो है इसको 6 मंथ्स नहीं देते, तो उसका क्या साइड इफेक्ट जो हो सकता है? देखो ये तो कानून है, देना पड़ेगा। एनी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, the mother, the working woman has to get 6 months maternity benefit. She can challenge in the court. ऐसा नहीं होगा। नहीं सर, ये बात नहीं है। ये कहते हैं कि मैटरनिटी लीव ले ली है, लेकिन माँ नहीं ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करते ही है। वो ठीक है आपकी बात, लेकिन वो अपने आप की अपने मतलब ये मिथ है, ये भी एक मिथ है, मिथ है कि भाई बच्चे को बॉटल में लगा दो जल्दी। देखिए सबसे बड़ी मेरी हेल्थ खराब हो जाएगी, सबसे बड़ी मिथ है। मैं औरतों के लिए कह रहा हूँ कि जिस औरत ने अपनी बच्चे को साल या 1.5 साल दूध पिलाया है, उसको ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस नेग्लिजिबल है, बहुत कम होते हैं। ये भी और सबसे कॉमन कारण है ब्रेस्ट कैंसर, जो कि लीडिंग कॉज ऑफ कैंसर है इस वक्त फीमेल्स में इन इंडिया वर्ल्ड वाइड, कि बच्चे को दूध नहीं पिलाना। हाँ, और माँ का बच्चे को दूध पिलाने का सबसे बड़ा बेनिफिट, आपने देखो कई औरतें प्रेगनेंसी या सीजरियन के बाद मोटी हो जाती हैं। जिस औरत ने माँ का बच्चे को दूध पिलाया है वो स्लिम रहेगी, सबसे बड़ा। यस, उसका हार्मोनल लेवल जो है स्टेटस रहेगा, हार्मोन जो बनते हैं हाँ वो रहेगा और वो स्लिम रहेगी। दूसरा सबसे बड़ी बात है, पिलाने से ब्रेस्ट रिलेटेड बीमारियां नहीं होंगी, और बच्चे को जो मिल्क होता है वो बच्चा जीनियस होता है। अच्छा, स्किन और स्किन ये हो रहा है। सर मैं बात माँ और बच्चे का कंगारू KMC, कंगारू मदर केयर, ये नया कंसेप्ट है। हर हॉस्पिटल में SNCU, सिक न्यू बॉर्न केयर यूनिट्स हैं और लेबर रूम है, वहां पर कंगारू मदर केयर का अलग से कैबिन बनाया गया है। तो आपने कंगारूस को देखा होगा, उसका बच्चा यहाँ पर थैली में होता है, स्किन टू स्किन कांटेक्ट। तो उसी पैटर्न पे अब कंगारू मदर केयर हम बच्चों को समझाते हैं, मदर को कैसे करते हैं, बच्चे को लिटा के यहाँ रख देते हैं कंगारू की तरफ। आप हैरान परेशान होंगे, न्यू बॉर्न बच्चा खुद ही जाके ब्लड सक करना, वो ब्रेस्ट फीडिंग स्टार्ट कर देता है। और वो जो पहला स्किन टू स्किन कांटेक्ट होता है मदर का, वो लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग रहती है। वो उसी वक्त बच्चा आइडेंटिफाई कर लेता है यही मेरी मदर है, और वो बॉन्डिंग है वो किताबी नहीं है। दरअसल जो आप बातें बता रहे हो,
सच्ची बात है Yes. कि कुछ डिटेल हमें भी नहीं पता हाँ जो है, और आम लोगों को ये पता होना चाहिए, खासकर और जो बच्चे मदर को है, जो यहाँ अपने पर आप रख को के जो आप बोलो इसके बारे में। हाँ, क्योंकि आप जो बोलो बहुत तो सारे बेहतर मिथ्स हैं, जैसे कि हमने बहुत सारे मिथ्स की बात की कि ये बेसिकली हमारे दिमाग का एक फोबिया है जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है, नो साइंटिफिक रीजनिंग लॉजिक बिहाइंड ऑल दिस थिंग्स। तो जो आज हमारी इंटरेक्शन थी ये इसी वजह से की गई। काफ़ी जो हमने ये डिस्कशन की, मैं भी बहुत इंजॉय कर रही हूँ बेसिकली ये डिस्कशन को, क्योंकि ये बहुत सारे फैक्ट्स हैं, हमें भी पता है बट हम कई बार मानते नहीं हैं, है ना तो सर? ये चीज जो है, एक तो डॉक्टर साहब आपने कहा कि राइट है, और देखो मदरहुड और बच्चे का जो राइट एक है, राइट को इन्फोर्स किसने करना है, वो आपको खुद जो करना है सर। खुद करना है, करना जो है। अवेयरनेस आएगी, एजुकेशन आएगी। तो मैडम और कोई Child health हाँ का- एक डॉक्टर साहब और है, आप भी पूछोगे, बच्चों के इम्यूनाइजेशन होती वो है, child तो health का WHO cover कर लेते हैं last topic। में वो भी थोड़ा सा बता अब हम चाइल्ड हेल्थ की तरफ आते चाइल्ड हैं, हेल्थ जो की, अच्छा थीम बच्चा है हमारी क्योंकि सोसाइटी आने वाला सोसाइटी है हमारी, आने वाली सोसाइटी, स्ट्रेंथ है हमारी, हमें बच्चे चाहिए, स्वस्थ बच्चे चाहिए, स्वस्थ जी, बच्चे जी, जी, चाहिए, हेल्थ। और मेंटली और फिजिकली भी। सर एक मिथ रह गया था कि कई बार क्या होता है कि हम कहते हैं बिलेटेड स्टेज पे बहुत सी प्रेगनेंसीज होती हैं और जो बच्चे हैं फिर थोड़े से रिटार्डेड भी कई Yes. बार होते हैं, हाँ, सो इट्स अ मिथ और No, इट no. इज एक्चुअली इट इज एक्चुअली फैक्ट कि जो भी लेट मतलब डिलीवरीज होती है 35 साल के बाद, 35 साल के बाद मदर की डिलीवरी उसमें जेनेटिक बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है। सो हम कहते हैं जो न्यूली वेड्स हैं कोशिश करें जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली साइज कंप्लीट कर लें। 35 साल के बाद जैसे डाउन सिंड्रोम बड़ा कॉमन है एक बीमारी, ऐसे कई जेनेटिक बीमारियां होने का खतरा होता है। ये हमारा ये ऐसा नहीं, इसका पूरा फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं, ये हम मानते हैं इस बात, ये मिथ नहीं है। एडवांसिंग एज से में बच्चे को कंजेनिटल डिफेक्ट्स होने का खतरा ज्यादा होता है डेफिनेटली, क्योंकि आजकल के दौर पे जो हर कोई अपने करियर ओरिएंटेड है, दे आर डिलेइंग मैरिजेस, दे आर डिलेइंग दिस प्रेगनेंसीज, दे डोंट वांट फैमिलीज एंड लेटर दे रियलाइज, तो उसके बाद जो है बच्चे पे इफेक्ट है, प्रेगनेंसीज पे इफेक्ट है। तो मेरी यही सलाह है कि अगर किसी फीमेल की 30 साल में भी मैरिज होती है, 35 साल से पहले अपनी फैमिली को कोशिश करें कंप्लीट, तो कम से कम एक बच्चा, तो एक या दो बच्चा जो भी। डॉक्टर साहब ये बात आपने समझाई, ये भी मैडम ने अच्छा, एक प्री मैच्योर जो बेबीज होते हैं वो टाइम के अंदर नहीं होते, जो भी एक्सटेंडेड हमारा एसओपी है या प्रोटोकॉल है, 9 मंथ से पहले, 9 मंथ से पहले जो भी उनका क्या, उनके बारे में आप थोड़ा सा बताओ लोगों को कि वो क्यों होते हैं, और होते हैं तो उनको देखो, जो नॉर्मल बर्थ वेट हम 2.5 kg लेते हैं, जो बच्चा 2.5 kg का, उसको हम नॉर्मल बर्थ वेट कहते हैं। लेकिन जो प्री मैच्योर होता है, यानी कि 9 साल से पहले, 9 मंथ से जो पहले बच्चा पैदा, जैसे 7th मंथ 8th मंथ में, मैं हैरान परेशान हूँ कि 700 ग्राम 800 ग्राम के बच्चे अब सर्वाइव होना शुरू हो गए हैं, थैंक्स टू हमारा निकू मेडिकल कॉलेज मैटरनल चाइल्ड हॉस्पिटल में। मैंने 900 ग्राम के बच्चे देखे, मेरे अपने जान पहचान के एक फैमिली में ट्रिपलेट हुए हैं, और तीनों बच्चे को 900 ग्राम 800 ग्राम, और अभी कुछ महीने पहले उन तीनों बच्चों का फर्स्ट बर्थडे मैंने खुद उनको मनाया, तीनों बच्चे सर्वाइव कर गए हैं। और लेकिन एक महीना उनको निकू में रहना पड़ा, जब तक कि बच्चे का वेट 1500 या 1600 ग्राम नहीं होता, उसके बाद वो डिस्चार्ज करते हैं। तो प्री मैच्योर का ये होता है। दूसरा एक और कारण होता है, बच्चा 9 मंथ्स में पैदा होता है लेकिन लो बर्थ वेट होता है, तो लो बर्थ वेट अनीमिया की वजह, फिर भी बच्चे का 1500 ग्राम 1600 ग्राम, अगर मदर का HB 106 ग्राम है, बच्चे में मदर में प्रोटीन का लेवल बहुत कम है, उसका भी बच्चा लो बर्थ वेट होगा। तो ये लो बर्थ वेट से हम अब चाइल्ड हेल्थ की तरफ बढ़ जाते हैं। दिस इज द कॉमनेस्ट कॉज ऑफ मोर्टेलिटी इन चाइल्ड हेल्थ। इसमें एक लीगल एस्पेक्ट भी आता है, वो मैं जज साहब से करूंगी, इस पे बहुत सारी जजमेंट। सर कई बार आपको पता है कि कई बार अनवांटेड प्रेगनेंसीज होती हैं रेप वगैरह की वजह से, सो वी हैव लॉज फॉर देम फॉर द अबॉर्शन, ऐसे अबॉर्शन इज नॉट, उसके बारे में आप बताइए थोड़ा सा। देखिए, जो एक तो आपका ये एक्ट है, कानून है कि कितने, डॉक्टर साहब पीरियड भी बता देंगे लीगली कितने तक, और क्या जो सिक्योर है, जो मतलब बच्चा और माँ के लिए, बच्चा तो होगा ही नहीं अबॉर्शन में, माँ के लिए कितना ठीक है कि उसको कोई डेथ ना हो, कोई कॉन्सिक्वेंस नहीं है, राइट है, बढ़ा दिया है अभी कि भाई जो अनवांटेड चाइल्ड है, तो जो कहते हैं अबॉर्शन आप कह सकते हो, जो इसके लेते जो MTP आपका एक्ट भी है, वो भी है, सारा है। लेकिन डॉक्टर साहब क्या आप क्या समझते हो, जो 20 वीक वाला है या 24 वाला, वो कैसे असेस करेंगे, थोड़ा बताता हूं इसके बारे में।
लास्ट MTP एक्ट जो मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट 2021 में जो दोबारा उसकी अमेंडमेंट हुई, वो एक मील का पत्थर साबित हुई, क्योंकि उस अमेंडमेंट में 20 पहले जो MTP 20 वीक्स तक लीगल थी और उसमें 2 डॉक्टरों की सलाह चाहिए, 12 वीक्स तक एक डॉक्टर, 12 वीक्स से लेके 2 डॉक्टर। अब उसमें क्या किया है कि 12 वीक्स के अलावा 24 वीक्स तक एक्सटेंड कर दिया गया है उनके लिए जो अफेक्टेड बाय रेप, स्पेसिफिकली वर्ड यूज किया इस अमेंडमेंट में, अगर प्रेगनेंसी इज रिलेटेड टू विद रेप और बच्चे को कंजेनिटल प्रॉब्लम है, बच्चे को बर्थ डिफेक्ट है, वो डिटेक्ट हो जाती है, उसके लिए लॉ बना हुआ है। लेकिन उसमें 20 साल के बाद फिर एक मेडिकल बोर्ड होता है, वो उसको बताता है कि अब इसको इसकी इसका क्या कि 24 वीक्स तक हम कर सकते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स भी आई हैं उसके मुताबिक भी है। और ये एक देखिए जो एक बात है जो कि मेरा राइट है कि मैं रिप्रोडक्शन, उसका भी फंडामेंटल राइट है, आर्टिकल 21। लेकिन जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जैसे किसी को जेनेटिकल कोई हेल्थ इश्यूज है तो ऐसे बच्चों को नहीं समझना चाहिए कि उनको बर्थ देके, क्योंकि वो उनके लिए भी परेशानी है। लॉ 24 वीक्स तक चला गया है, 24 वीक से पहले तो ये हमारी जनता को जानना बहुत जरूरी है कि अगर ऐसा कोई अगर जेनेटिक डिफेक्ट या कोई इस कारण अनवांटेड प्रेगनेंसी होती है तो 24 वीक्स तक आप अपना टर्मिनेशन करवा सकते हैं प्रेगनेंसी का, दैट इज लीगल, क्योंकि लोगों को पता नहीं है भाई अडॉप्टिंग SOP जो भी है वो भी जो भी है, क्योंकि ये चीजों का भी सर पता नहीं है ना, तो पता नहीं होगा तो वो दे विल गिव बर्थ। और जैसे रिप्रोडक्शन जो है उसका फंडामेंटल राइट है आर्टिकल 21 ने सर, उसमें एक और बात ये थी कि 24 वीक्स तक अल्ट्रासाउंड और कुछ स्पेशल टेस्ट होते हैं, जैसे कोरियोनिक विलर सैंपलिंग है, 100% पता चल जाता है कि हमारे बच्चों को ऐसा डिफेक्ट है कि वो बच्चा सारी उम्र हमारे लिए लायबिलिटी है और यहाँ पैदा होते मर जाएगा। तो ऐसे ऐसा एक केस हमने बहुत न्यूज में सुना था आज से साल पहले, कोविड के दौरान 2 साल पहले बहुत शोर मचाया था कि अगर डॉक्टर को पता था मेरे टेस्ट गलत आया तो ये बच्चे को क्यों लाने दिया दुनिया में। तो डेफिनेटली तो क्या टेस्ट में क्लियर नहीं आती ये चीजें या कुछ परसेंटेज में आता है? नहीं मैम, पता क्या होता है, एक तो अल्ट्रासाउंड जो टेस्ट है वो ग्रॉस हमें 90% बता देता है, उसके बाद स्पेशल टेस्ट किए जाते हैं, स्पेशल टेस्ट से कंफर्म होता है। स्पेशल टेस्ट की फैसिलिटी अब पिछले 1-2 साल में आ गई है, प्राइवेट सेटअप में है, जैसे कोरियोनिक विलर सैंपलिंग है, हम जो पानी होता है लिकर एमनाई को टेस्ट जेनेटिक टेस्टिंग के लिए जेनेटिक टेस्टिंग चाहिए ना मैम, कंफर्मेशन के लिए, सिर्फ अल्ट्रासाउंड पे हम नहीं कह सकते, जेनेटिक कंफर्मेशन के अगेन लीगल प्रॉब्लम है, हो सकता है कि अल्ट्रासाउंड पे दिखाता है, लेकिन जब तक जेनेटिक टेस्टिंग नहीं होगी लीगल के हिसाब से हम नहीं कर सकते। जो आपने वाटर चेक करने वाला जो लिक्विड है, तो इसलिए इस वजह से कुछ लीगल प्रॉब्लम, लेकिन मुझे लगता है आप तो सारे लोग करवा लेते हैं। इसलिए जो एंटीनेटल चेकअप का मैं कह रहा हूँ 4 होने चाहिए। पहला एंटीनेटल चेकअप 3 महीने से पहले, दूसरा एंटीनेटल चेकअप 5 महीने से पहले। तो इन 2 एंटीनेटल चेकअप से क्लियर कट पता चल जाता है डॉक्टर को कि ये बच्चे को कंजेनिटल डिफेक्ट है। और जो डाउन सिंड्रोम के बारे में भी बात थोड़ी सी मुख्तसर सा बता दें। डाउन सिंड्रोम एक कॉमनेस्ट कंजेनिटल, मुझे लगता है मैडम ने जो क्वेश्चन पूछा है डाउन सिंड्रोम के, डाउन सिंड्रोम ये कॉमनेस्ट कंजेनिटल एनॉमली है बच्चों में। तो ये बच्चे जो है इनको पैदा होते ही इनकी IQ लेवल बड़ा कम होता है, यानी कि एक 20 साल का जब बच्चा उसकी 10 साल से ऊपर इनका इंटेलिजेंट क्वेश्चन नहीं जाएगा, मेंटली रिटार्डर हो जाते हैं बच्चे, और 50 इनको हार्ट की प्रॉब्लम्स रहती हैं। तो इनकी लॉन्ग लाइफ इतनी नहीं होती, लेकिन फिर भी कई केसेस में बड़े, लेकिन इनको दुनिया में सारी उम्र मदर पेरेंट्स के लिए एक परेशानी का कारण बने और लाइबिलिटी बन जाती है, अपने लिए भी बर्डन है, दूसरों के लिए। अब थोड़ा मैम चाइल्ड हेल्थ के बारे में जाते थे कुछ बताऊंगा। चाइल्ड हेल्थ बड़ा सर बेसिकली बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा था, सॉरी वी हैव नहीं इट इज नॉट, इट इज वेरी इंटरेस्टिंग एंड चाइल्ड हेल्थ भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चाइल्ड हेल्थ इज इंपॉर्टेंट बिकॉज हम चाइल्ड हेल्थ का मापदंड ये है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट की डेफिनेशन ये है कि कितने इन्फेंट्स होते हैं 1 साल से नीचे, नंबर ऑफ इन्फेंट्स हु डाई पर 1000 लाइव बर्थ्स। तो इस वक्त इंडिया का इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट 25.7 है, जो कुछ साल पहले 44 हुआ करता था। तो ये बड़ा अच्छा फिगर है पहले के जमाने में, लेकिन ये भी बचाया जा सकता है। कैसे? इंट्रानेटल केयर, प्रीनेटल केयर और पोस्टनेटल केयर। इंट्रानेटल केयर में प्रेगनेंसी के दौरान पूरे 5 चेकअप्स होंगे, 4 चेकअप्स हो, 4 तो मिनिमम है, 7-8 भी होते हैं। तो उस चेकअप से पता चल जाता है कि बच्चे की ग्रोथ हो रही कि नहीं हो रही, लो बर्थ वेट तो नहीं है, डिफेक्ट तो नहीं है। और इंट्रानेटल केयर जैसे मैंने बताया कि
थिएटर के अंदर जो फैसिलिटीज अगर कई जगह कम हो तो वहां पर भी कई जगह बच्चा मेंटली रिटार्डेड हो जाता है, वहां पर ही इंप्रूव करने की जरूरत होती है। उसके बाद पोस्ट नेटल केयर, डिलीवरी के बाद भी मैंने देखा कि 1 हफ्ते 15 दिन के बाद भी काफी बच्चों की डेथ हो जाती है। डॉक्टर साहब अभी ये पूछेंगे, जैसे आप देखते हैं ये जो मदर आपको न्यूट्रिशन की तरफ आ जाती हैं, जो पोस्ट नेटल न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए मदर के, जहाँ जो ड्राई फ्रूट का वो बनाते हैं एक बहुत सा बड़ा ड्रम है, फिर उसको सुंड, पंजीरी और ड्राई फ्रूट का वो सर मैं वो उसके बारे में डॉक्टर्स डोंट रिकमेंड सर, पर्सनली आई हैव एन एक्सपीरियंस, डॉक्टर्स नहीं रिकमेंड करते, कहते हैं बीपी शुगर बढ़ जाता है। हाँ, ये जो हमारी मम्मियाँ, नानियाँ, दादियाँ ये कहती हैं कि नहीं खाओ, इसमें ताकत है। इसके बारे में डॉक्टर इसलिए रिकमेंड करते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि 47% डेथ्स इन्फेक्शन, 7% डेथ्स ब्लड प्रेशर की वजह से भी होती है प्रेगनेंसी। तो अगर जिस मैं कह रहा हूँ पोस्ट नेटल मैं तो सुंड को बहुत ही न्यूट्रिशियस मानूंगा। क्यों? क्योंकि हमारी जो दादियां थी वो बेवकूफ नहीं थी। और पर्टिकुलरली ये मैं अर्बन सेटअप की बात नहीं करूंगा, रूरल सेटअप में जहां पर औरतें कमजोर हैं, एनीमिक है, उनके लिए ये काम करना पड़ता है, उनके लिए ये बहुत ही कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ एनर्जी है, क्योंकि भूख नहीं लगती। और सबसे बड़ी बात है, प्रेगनेंसी में एक औरत की 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए और लैक्टेशन में 700 कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए, यानी कि उसने बच्चे को दूध भी पिलाना है। और 700 कैलोरीज कहाँ से पूरी करेगी? और काम भी करना 700 कैलोरी। ट्रेडिशनल देखो, जो फीमेल बच्चे को दूध नहीं पिला रही है अर्बन सेटअप में, उसको क्या करनी है सुन खा, लेकिन जिस औरत ने बच्चे को दूध पिलाना है उसको मिल्क भी चाहिए, ये भी चाहिए, क्योंकि उसको 700 एक्स्ट्रा कैलोरीज कहाँ से आएंगी उसको? तो ये बहुत ऐसा नहीं है। कितना कहते हैं कितनी देर से चलता रहना चाहिए एज लॉन्ग एज 2-4 शी इज फीडिंग प्रॉपरली 6 मंथ्स तक, बिकॉज 6 महीने के बाद माँ के दूध के अलावा बच्चों को वीनिंग की जाती है, यानी कि माँ के दूध के काउज दूध पिलाना है और दाल का पानी या चावल का पानी हम देते हैं एक्सटर्नल फीड। जब तक एक्सटर्नल फीड तब तक तो माँ खा सकती है, उसके बाद सप्लीमेंट हो सकता है एक्सटर्नल। और सबसे बड़ी बात, राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य मिशन है हमारा NHM, उसकी तरफ से बच्चों के स्वास्थ्य के लिए भी काफी कार्यक्रम चले, जैसे राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम का एक चाइल्ड हेल्थ का पोर्टल है, ऑनलाइन चलता है, रोज कितने बच्चे हो रहे हैं, कितनी उनको मिल रही है न्यूट्रिशन, कितना नहीं। और एक और इम्पॉर्टेंट है स्कूल हेल्थ प्रोग्राम। स्कूल हेल्थ प्रोग्राम एक बच्चों की हेल्थ के लिए बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। ये जो स्कूल हेल्थ चल रहा है ये भी अंडर NHM किया जाता है। और इसी तरह काफी और योजना है, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम। तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की तरफ से चाइल्ड हेल्थ के ऊपर काफी फोकस है। और कुछ चीजें हैं जो कि हम लोग कहते हैं जिससे कि बच्चा बर्थ वेट उसका ज्यादा हो, आइडियल बर्थ वेट ज्यादा हो। तो सबसे बड़ी बात है कि हम लोग एंटीनेटल चेकअप्स के ऊपर ही ज्यादा रोल है, सबसे बड़ा रहेगा इंट्रानेटल केयर और पोस्ट नेटल केयर। तो एक मेरा लास्ट क्वेश्चन है इम्यूनाइजेशन पर। सर, हम लोग ना एक प्राइवेट और एक गवर्नमेंट के इंजेक्शंस को डिफरेंशिएट कर दिया, ये कहकर कि इसमें दर्द नहीं होती है प्राइवेट वालों में, तो ये क्या मिथ है, फैक्ट है या फर्क है? और पैसों का भी बहुत फर्क है, बाहर इंजेक्शंस 7-7, 8-8 हज़ार के, 15-15 हज़ार के, और जबकि निःशुल्क हमें गवर्नमेंट सरकारी हॉस्पिटल्स में मिलते हैं। मैं जब गांधीनगर में MS था तो बिलीव मी, वेल टू डू फैमिली से लोग आते थे कि हमने हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगवाना है। सॉरी, उसका रीजन मैं बताऊंगा क्यों। देखो, जो हॉस्पिटल में वैक्सीन होती है उसका एक प्रॉपर कोल्ड चेन मेंटेन होता है। जब वो सेंट्रल ड्रग दिल्ली से चलती है बड़े बड़े ट्रॉलों में, वहां पर भी कोल्ड चेन टेम्परेचर मेंटेन किया होता है, और पूरे हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते कोल्ड चेन मेंटेन किया होता है। हॉस्पिटल में 24 आवर्स इन्वर्टर या वो लगा होता है, AC लगा होता है या वो लगा होता है। तो कोल्ड चेन में, और प्राइवेट सेटअप में सिर्फ मिथ है, मैं तो कभी विश्वास नहीं करूंगा। प्राइवेट जो नर्सिंग होम्स हैं, क्या पता बिजली चली गई, इन्वर्टर पे उनका फ्रिज ना चले, आप कैसे कह सकते हो? कोल्ड चेन मेंटेन करने का, वैक्सीन का टेम्परेचर 8 डिग्री से कम 2 से 8 डिग्री तक रखा जाता है, और वैक्सीन का अगर टेम्परेचर नहीं मेंटेन हो वैक्सीन खराब हो जाएगी। तो मैं लोगों को यही एडवाइस करूंगा कि हॉस्पिटल की क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट इम्यूनाइजेशन ऑफिसर राजौरी भी रहा हूँ कोविड के टाइम, तो हमने कोविड की वैक्सीन भी वहाँ काफी लगाई है। तो हमने खुद हैरान परेशान रह गया था कि फार फ्लंग एरियाज में भी कोल्ड चेन मेंटेन होता है। कैसे पहाड़ों पे चढ़कर वैक्सीन कैरियर में बर्फ डाल के कैरियर लेके, उससे पहले भी टेम्परेचर रेगुलर चेक किया जाता है, और अंदर थर्मामीटर लगा होता है। मुझे नहीं लगा प्राइवेट सेटअप पे कहीं अंदर थर्मामीटर लगा, कोई चेकिंग अथॉरिटी है कोई देखने के लिए कि वैक्सीन का टेम्परेचर मेंटेन हुआ कि नहीं हुआ। सिर्फ हम लोग पैसे खर्च करके हो जाते हैं कि बहुत कर लिए, लेकिन आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि जो गवर्नमेंट का इम्यूनेशन प्रोग्राम है
इट इज मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर इसको मॉनिटर कर रही है, और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी इंडिया की इम्यूनाइजेशन गवर्नमेंट स्कीम को मॉनिटर कर रही है। तो इतनी मॉनिटरेशन के बाद भी क्यों हम लोग प्राइवेट ऐसा होता है ना, जब कोई चीज हमें फ्री में मिलती है तो हमें उसकी वैल्यू नहीं वो आती है। तो इसलिए जी भी मैडम एक मतलब दर्शकों को बता दो कि जो गवर्नमेंट की इम्यूनाइजेशन है दैट इज फार 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 बेटर एंड रिलायबल अदर देन द प्राइवेट। सो आज का टॉपिक आज हम इसी में समाप्त करते हैं। बहुत अच्छा लगा और बहुत आप इनको धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, क्योंकि आज मैं लीगल टॉपिक से बाहर बात कर रही थी और मुझे लगा नहीं था कि मैं इसमें अपने आप को एडजस्ट कर पाऊंगी, बट मुझे बहुत मजा आया और मुझे लगता है सबसे हमारा लंबा टॉपिक आज का यही रहा। सो एट द एंड हम यही कहना चाहेंगे, स्वस्थ भारत स्वस्थ तभी होगा, तभी हमारी डेवलपमेंट होगी अगर स्वस्थ रहेगा तो, और स्वस्थ तभी रहेगा अगर हम अपनी हेल्थ पे ध्यान रखेंगे। और मैं ऐड कर देता हूँ, जब हमारा जो आज का जो फोकस है आज के ईयर का कि बच्चा और जच्चा दोनों हेल्थ रहे, मतलब इनकी हेल्थ अच्छी रहे। तो ये मैं थोड़ा सा इंट्रोड्यूस इनको डॉक्टर, अदरवाइज एवरीबॉडी नोइंग, तो ये डॉक्टर प्रवीण जोगराज हैं। तो इसके तो मेरे साथ जो मैडम जे एडवोकेट अलीशा कोहली है और मैं रिटायर्ड जज सुभाष गुप्ता हूँ। तो ये हमने अपना पैनल का भी इंट्रोडक्शन करवा दी, तो मुझे लगता है ये काफी है आज के लिए। तो इजाजत लो। तो ठीक है, हम आपसे इजाजत लेते हैं, धन्यवाद। में एक स्लोगन बोलते जाइए, लोग सारे इकट्ठे बोलेंगे, हेल्थी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर, हेल्थी बिगिनिंग्स होपफुल फ्यूचर।